हेलो बच्चों, वेलकम। सो लास्ट टॉपिक जो आप लोगों ने पढ़ा है उसमें हम लोगों ने बात की थी फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल के बारे में कि भाई फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या होता है और फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल किस तरह से उसके बेसिक अजम्पशंस क्या थे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में एक चीज़ आप जाने रहें, फ्री इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब होता है एक ऐसी कंडीशन जब किसी पार्टिकल पर, जैसे इलेक्ट्रॉन है, उस पर कोई फोर्स ना लग रहा हो। तो फिजिक्स में नॉर्मली हम जब किसी पार्टिकल को फ्री कहते हैं तो हमारा उससे मतलब ये होता है कि हम एक ऐसे पार्टिकल की बात कर रहे हैं जो कि किसी तरह के फोर्स को महसूस नहीं कर रहा है। फ्री फ्रॉम द फोर्स, फ्री इन सेंस इट इज़ फ्री फ्रॉम द फोर्स। जैसे आप कह रहे हो कि मैं फ्री हूँ, इसका मतलब आप पे कोई ऐसी ताकत काम नहीं कर रही है जो कि आपको रोक सके या आपको एक ख़ास तरह का काम करने के लिए वो इंस्ट्रक्ट कर सके, बिकॉज यू आर फ्री सो यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट। तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो था वो एक कांस्टेंट पोटेंशियल की थ्योरी पे काम करता था। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में ये मानते थे कि इलेक्ट्रॉन फ्री हैं और उनके बैकग्राउंड में बहुत सारे पॉजिटिव आयंस हैं। जरा इस फार्मूले को देखो, F इजिकल टू माइनस डी वी बाई डी आर। ये आपको मालूम है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज द फोर्स। तो अब आप सोचो, अगर V की वैल्यू कांस्टेंट है या V की वैल्यू जीरो है तो डी वी बाई डी आर कितना होगा? जीरो हो जाएगा, यानी कि फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो जब आप कहते हो हमारा पार्टिकल फ्री है तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि वो जहाँ पर मूव कर रहा है तो उस पर कोई पोटेंशियल नहीं कंडीशन है, ना के बराबर है, या कांस्टेंट पोटेंशियल कंडीशन है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में इस बात ये उसके अंदर इनहेरेंट थी कि कांस्टेंट पोटेंशियल एवरीवेयर है, सो द इलेक्ट्रॉन इज़ कंसीडर्ड एज फ्री। हम ये मानते थे कि कांस्टेंट पोटेंशियल फील्ड में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। अब इस बेसिक एजम्पशन से, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के इस बेसिक एजम्पशन से हम क्या क्या कर पा रहे थे? हम थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन कर पा रहे थे, हम ओम लॉ को एक्सप्लेन कर पा रहे थे, हम थर्मियोनिक एमिशन प्रोसेस को एक्सप्लेन कर पा रहे थे, हम एक्सप्लेन कर पा रहे थे कि जो थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है उसमें आपस में रिलेशन क्या है। तो काफ़ी कुछ हद तक हमारे पास चीज़ें थी जो इस फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ड्रूड मॉडल से हम एक्सप्लेन कर पा रहे थे। लेकिन हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस ऐसे आए जो हमारे लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक थे। उस समय के जो लोग थे उनको प्रॉब्लमेटिक इसलिए दिखे क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं उनके सामने, ऐसे कोई प्रिंसिपल नहीं थे, ऐसे कोई नियम नहीं थे फिजिक्स के जो कि उन नए ऑब्जर्वेशंस को समझा सकते। जैसे वाई वेरिएशन इन कंडक्टिविटी ऑब्जर्व। भाई अगर हर तरह के मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे हैं और इलेक्ट्रॉनों की वजह से कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से कंडक्टिविटी होती है, तो हम हर मटेरियल की कंडक्टिविटी देखना चाहिए, यानी हर मटेरियल कंडक्टिंग होना चाहिए क्योंकि हर मटेरियल इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। तो अगर हम कह रहे हैं प्लास्टिक, तो प्लास्टिक भी इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना, उसके अंदर भी एथीन के मॉलिक्यूल होते हैं, तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन है तो उसको भी कंडक्टिंग होना चाहिए। और जितने भी, तो आखिर ये कंडक्टिविटी क्यों ऐसा होता है कि हम हर जगह हम कंडक्टिविटी में वेरिएशन देखते हैं? हमने लोहा और चांदी और सोना और इस तरह के एल्युमिनियम मटेरियल ले लिए और देखा उन सारे मटेरियल कंडक्टिविटी अलग अलग है। अरे भाई, जब सब इलेक्ट्रॉनों से मिलके बने हैं तो उनका होना चाहिए। अगर आप सोच रहे हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का इशू है तो वहाँ पर भी ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तब भी कंडक्टिविटी कम होती है। दूसरा है सम आर गुड कंडक्टर्स एंड सम आर बैड कंडक्टर्स, यानी कुछ की कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है, कुछ की कंडक्टिविटी ख़राब है। कंडक्टिविटी इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट इन सम केसेस। कुछ मटेरियल ऐसे होते दिखे उस समय ऑब्जर्वेशंस के थ्रू जिनकी कंडक्टिविटी जो थी वो टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होती थी। टेम्परेचर बढ़ाया तो कंडक्टिविटी बढ़ गई, टेम्परेचर घटाया तो कंडक्टिविटी कम हो गई। खासतौर पर ऐसे मटेरियल्स को हम सेमी कंडक्टर्स कहते हैं। तो अब आते हैं, हमारे सामने एक नाम आता है, एक फिजिसिस्ट हैं फेलिक्स ब्लॉच या ब्लॉक जनरली इनको कहते हैं, तो फेलिक्स ब्लॉक। तो ब्लॉक जो है वो एक नई चीज़ सोचते हैं। ब्लॉक जो थे वो हाइजेनबर्ग के पीएचडी स्टूडेंट थे। हाइजेनबर्ग जिनको आप लोगों ने क्वांटम में पढ़ा होगा 12th में भी, और वैसे भी शायद सुना हो, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को उन्होंने प्रपोज किया था और बहुत बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है क्वांटम मैकेनिक्स का। तो हाइजेनबर्ग के वो एक पीएचडी स्टूडेंट थे एंड लाइक अपने टीचर की तरह से वो एक इंडिपेंडेंट थिंकर थे। तो जब वो इस प्रॉब्लम को पाते हैं एज अपनी पीएचडी प्रॉब्लम, तो ब्लॉक ऐसा सोचते हैं कि ये जो सोचा गया है कि कांस्टेंट पोटेंशियल होता है हर तरफ और आपका जो पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, वो किसी कांस्टेंट पोटेंशियल में मूव करता है, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम है क्योंकि फाइनाइट पोटेंशियल हर तरफ होना मतलब देयर मस्ट बी सर्टेन कुछ ऐसे पोटेंशियल कंडीशंस अलग तरह से होनी चाहिए। तो फेलिक्स ब्लॉच
ब्लॉक का जो मेन जो उनका ध्यान गया वो था इस पोटेंशियल के उसके ऊपर, पीरियोडिसिटी के ऊपर, इस पोटेंशियल के नेचर के ऊपर। तो उन्होंने कहा देयर मस्ट बी सर्टेन फाइनाइट पोटेंशियल कंडीशंस। उन्होंने एक कंडीशंस के बारे में सोचा कि कुछ पोटेंशियल कंडीशन वहाँ होनी चाहिए। कह लेना कि पोटेंशियल हर तरफ कांस्टेंट है, शायद हमने ओवर सिंप्लीफाई कर दिया। अब उन्होंने कहा देखा, मतलब उस समय भी, और उस समय चूँकि एक्सरे डिस्कवर हो चुका था, लोग एक्सरे के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो एक चीज़ लोग देख रहे थे कि पीरियोडिसिटी ऑफ द एटम्स इन क्रिस्टल वाज कंफर्म बाय एक्सरे डिफ्रैक्शन। उस समय एक्सरे डिफ्रैक्शन के जो एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, जो ब्रैग कर रहे थे और फॉन लाउ जिसको फॉर्मुलेट कर रहे थे, तो उसमें एक पीरियोडिसिटी देखी गई कि भाई एटम जो होते हैं वो क्रिस्टल के अंदर पीरियोडिक तरीके से अरेंज होते हैं। मतलब पीरियोडिसिटी का मतलब आप समझ लो, एटम में एक पॉजिटिव आयन यहाँ है तो उससे एक निश्चित दूरी पर यहाँ, फिर यहाँ, तो एक पॉजिटिव आयन जो होते हैं वो एक तरह की पीरियड फॉलो करते हैं, एक क्रम होता है उनके बीच में। मान लो ए गैप है इनके बीच में, तो ये ए गैप पूरे क्रिस्टल के अंदर मेंटेन होता है, क्रिस्टल के अंदर, नॉट एमॉर्फस, क्रिस्टल के अंदर। और इस ए को हम लैटिस कांस्टेंट कहते हैं, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी की बात करें तो ये हमारा लैटिस कांस्टेंट होता है। तो ये चीज़ें देख रहे थे फेलिक्स ब्लॉक। तो फेलिक्स ब्लॉक क्या करते हैं, इस चीज़ को सोचते हुए वो एक मैथमेटिकल थ्योरम को फॉर्मुलेट करते हैं जिसको कि हम ब्लॉक थ्योरम कहते हैं। और जो ब्लॉक थ्योरम है, दिस इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बैंड थ्योरी। जो आगे बैंड थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे, उस बैंड थ्योरी की जो सबसे शुरुआती परिकल्पना है, शुरुआती मूल जो है वो है ये ब्लॉक थ्योरम। अब इस ब्लॉक थ्योरम को समझने के लिए ज़रा आप एक बात सोचें कि टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स कंसीडर द वेरिएशन इन पोटेंशियल इन द क्रिस्टल। फेलिक्स ब्लॉक ये कहते हैं कि अगर आपको वेरिएशन समझना है, अगर आपको समझना है कि कंडक्टिविटी क्यों अलग अलग मटेरियल की अलग अलग होती है, सेमी कंडक्टर से कुछ और होते हैं, कंडक्टर से कुछ और होती है, तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि जो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल इस पूरे क्रिस्टल के अंदर यूनिफॉर्म नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो वो एक पीरियोडिक पोटेंशियल ऑब्जर्व करता है। ज़रा देखें, थोड़ी देर के लिए सोचिए, ये जितने भी पॉजिटिव हैं ये सारे आयंस हैं, पॉजिटिव आयन हैं जिनका एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, क्रिस्टल के अंदर घूम रहा है, तो ये सारे पॉजिटिव आयंस हैं। ठीक है, सारे पॉजिटिव आयन को हम लैटिस कहते हैं, ये पॉजिटिव आयंस है। अब क्या हो रहा है, इन पॉजिटिव आयन की वजह से इनकी फील्ड है और एक इलेक्ट्रॉन है जो उनके बीच से गुजरता हुआ जा रहा है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है तो वो इन पॉजिटिव आयन की वजह से एक पॉजिटिव पोटेंशियल महसूस करेगा, एक पॉजिटिव अट्रैक्शन महसूस करेगा। तो होगा क्या, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो ऐसा मान लेना कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, ये सही नहीं है। वो जब मूव करेगा तो इन पोटेंशियल को महसूस करेगा, उसको पोटेंशियल ऐसा नहीं लगेगा कि हर तरफ कांस्टेंट है। जैसे ये दो आयन के बीच का हिस्सा, यहाँ पोटेंशियल कुछ और होगा, जब वो यहाँ से गुजरेगा दो आयनों के बीच से तो यहाँ कुछ और पोटेंशियल होगा, जब इस जगह पहुँचेगा तो पोटेंशियल कुछ और होगा, जब यहाँ पहुँचेगा पोटेंशियल कुछ और होगा। तो चूँकि ये सारे आयन एक सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज हैं, ये आयन रैंडम नहीं है कि कोई यहाँ कोई वहाँ, ये सब एक निश्चित तरीके से हैं। तो जब भी पार्टिकल इनसे गुजरेगा तो वो एक कंटिन्यूअस एक पोटेंशियल को महसूस करता रहेगा कि अच्छा अभी ज़्यादा पोटेंशियल, फिर आगे बढ़ा कम पोटेंशियल, फिर थोड़ा आगे बढ़ा फिर ज़्यादा। इसको ऐसे समझ लो जैसे आपके पास एक सड़क है, ठीक है, आप एक सड़क के साथ पे गुजर रहे हो और आपकी स्पीड मान लो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, आप मोटरसाइकिल से हो मान लो। वहाँ स्पीड ब्रेकर्स हैं, स्पीड ब्रेकर जो कि हर 100 मीटर पे हैं। तो एक 100 मीटर पे स्पीड ब्रेकर आया, आपने अपनी स्पीड थोड़ी धीमी की क्योंकि गिर जाओगे आप, तो आपने स्पीड धीमी की। उसके बाद फिर अगले 100 मीटर के भी आने से पहले आपने अपनी स्पीड तेज़ की। फिर जैसे अगला 100 मीटर पे स्पीड ब्रेकर आया, आपने फिर अपने आप को स्लो डाउन कर लिया। फिर आपने स्पीड बढ़ाई, फिर अगले स्पीड ब्रेकर पे आप अपने आप को स्लो डाउन करते हैं। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो, यहाँ ऐसा है वो जो स्पीड ब्रेकर हैं दे आर लाइक जस्ट समथिंग जो आपको रोक रहे हैं, एक तरह से बोलो जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्ट करना इन सेंस कि आप वहाँ रुके ना, थोड़ा सा आप 50 की स्पीड से निकल जाते हैं, इसलिए स्पीड ब्रेकर में आपने उतनी स्पीड को 30 कर दिया। तो स्पीड को 30 करने को हम ऐसे समझ सकते हैं कि आप उस स्पीड ब्रेकर से अट्रैक्ट हुए हो और उसके पास थोड़ा ज़्यादा समय बिता रहे हो स्पीड ब्रेकर पर। आप 30 की स्पीड जा रहे हो तो आप थोड़ा सा समय बिताओगे वहाँ पर एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ द रोड। ऐसा आप सोच सकते हो। तो आपने ये कहा कि
जैसे जैसे हम पॉजिटिव आयनों के बीच से जब इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है, तो जब वो आयनों के पास से गुजरता है तो उसको एक अलग तरह का फोर्स महसूस होता है, अट्रैक्टिव काइंड ऑफ फोर्स महसूस होता है, और फिर आगे निकल गया, चूँकि एनर्जी उसके पास है तो वो महसूस हुआ और फिर आगे मूव कर गया। तो इस तरह से वो एक कंटिन्यूअस, एक पीरियोडिक पोटेंशियल महसूस करेगा। यहाँ पर उतना, फिर बीच में कम, फिर ज़्यादा, फिर कम, फिर ज़्यादा, फिर कम, फिर ज़्यादा। इस तरह से वो एक पीरियोडिसिटी को ऑब्जर्व करेगा। उसी चीज़ को यहाँ पर लिख रहे हैं। तो हमारे पास पॉजिटिव आयन से अ वेरिएशन ऑफ द सरफेस पोटेंशियल ऑन क्रिस्टल। अब जब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो जैसे ये पॉजिटिव आयन यहाँ पे था, यहाँ पॉजिटिव आयन था, यहाँ पॉजिटिव आयन था, यहाँ पॉजिटिव आयन था, इस तरह से। तो जो पोटेंशियल है वो इस तरह से आप देख रहे हो, एक पीरियोडिक तरीके से पोटेंशियल वेरी कर रहा है, बढ़ता है, पोटेंशियल घटता है। पोटेंशियल बढ़ना मतलब एक तरह से मतलब कि फोर्स का वेरिएशन होना। तो फोर्स अट्रैक्शन हुआ, फिर लूज हुआ, फिर अट्रैक्शन हुआ, फिर लूज हुआ, इस तरह से वो पार्टिकल वहाँ मूव कर रहा है। तो अगर हम कहें A इज़ द लैटिस कांस्टेंट, लैटिस कांस्टेंट इन सेंस मतलब वो दो आयनों के बीच की दूरी जो कि पूरे क्रिस्टल मेंटेन है। तो अगर दो आयन की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम है, 10 एंगस्ट्रॉम है, तो 10 एंगस्ट्रॉम पूरे क्रिस्टल के अंदर बनी हुई है। ओके, सो ये हो रहा है यहाँ पर। तो A इज़ द लैटिस कांस्टेंट द पीरियोडिक पोटेंशियल। अब पीरियोडिक पोटेंशियल कैसा है? से पोटेंशियल एक्स, मान लो ये कोई पोजीशन है, जस्ट फॉर इंस्टेंट आप मान लो कि आपने, ये एक आयन है एट पोजीशन एक्स। ओके, फिर इससे a दूरी पर एक और आयन है एट पोजीशन x प्लस ए, फिर a डिस्टेंस पर एक और आयन है, तो अब इसकी पोजीशन यहाँ से कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी x प्लस 2a। इस तरह से आपने n एटम्स ले रखे हैं, तो ये जो डिस्टेंस होगी आखिरी यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगी, वो हो जाएगी x प्लस एन ए। n कुछ भी हो सकता है, एवोगाड्रो नंबर पर हो सकता है, एक लाइन में सब सारे लगे हों, या कोई बड़ा नंबर होगा। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि Vx, इसे आप देखो यहाँ पर, इफ़ A इज़ अ लैटिस कांस्टेंट द पीरियोडिक पोटेंशियल बिकम Vx, सेम वही Vx प्लस ए, Vx प्लस 2a, और वही Vx प्लस एन ए। आई होप जो पीछे डायग्राम लोग ने बनाया उसको आप समझ रहे होगे। सो n इज़ द नंबर ऑफ एटम्स इन द क्रिस्टल, क्रिस्टल के अंदर कितने एटम हैं। अब हम क्या करेंगे? पोटेंशियल मालूम चल गया। अल्टीमेटली जब इलेक्ट्रॉन, जैसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो है, वो जब किसी सिस्टम से मूव करेगा, तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की डायनामिक्स को हमें समझना है, तो हमें श्रोडिंगर इक्वेशन को ही यूज करना पड़ेगा। यू जस्ट थिंक कि श्रोडिंगर इक्वेशन एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, एक सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसकी सहायता से हम इस तरह के माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की एनालिसिस कर सकते हैं, उसकी डायनामिक्स देख सकते हैं, उसके इवोल्यूशन को देख सकते हैं। ऐसा कुछ आप सोचो, तो हमें श्रोडिंगर इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा। ये हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन है, डी साई बाई डी एक्स स्क्वायर 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी। नाउ v इज़ द फंक्शन ऑफ x एंड साई इज इक्वल टू 0। यहाँ साई क्या है? साई इज़ द वेव फंक्शन। वेव फंक्शन समझ लो एक ऐसी चीज़ होती है जो पार्टिकल के सारे बिहेवियर को समझाती है। वेव फंक्शन इज़ लाइक अ पेन ड्राइव। सपोज वेव फंक्शन एक पेन ड्राइव, एक ऐसी पेन ड्राइव, ऐसी जादुई पेन ड्राइव जिसमें सब कुछ है। सब कुछ इन सेंस मतलब अगर हम कहें आप और पूरी दुनिया के सभी लोगों का डाटा उसके अंदर मौजूद है, सिर्फ अभी का नहीं, आज से 1000 साल बाद का भी और 1000 साल पहले का भी। तो जस्ट थिंक अबाउट अ मैजिकल पेन ड्राइव जिसके अंदर सारा डाटा मौजूद है इस पूरे वर्ल्ड का। बट अगर आप पेन ड्राइव को एक्सप्लोर करते हो तो यू नीड अ कंप्यूटर। आपको कंप्यूटर चाहिए, वरना पेन ड्राइव आप कैसे लगाओगे? आप ऐसे तो उसको एक्सप्लोर नहीं कर सकते। तो वो जो कंप्यूटर है वो है हमारा ये श्रोडिंगर इक्वेशन। तो श्रोडिंगर इक्वेशन को जब ऑपरेट करते हो, श्रोडिंगर इक्वेशन के साथ जब वेव फंक्शन को ऑपरेट करते हो, तो वेव फंक्शन से कुछ प्रॉपर्टीज़ निकल के आती। आप ऑपरेटर लगाते हो, क्वांटम मैकेनिक्स की फिर हम पहुंच जाएंगे रिजीम में। हम ऑपरेटर लगाते हैं, हम उससे एनर्जी की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, हम उससे मोमेंटम की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, हम उससे और फिजिकल ऑब्जर्वेबल्स की प्रॉपर्टीज़ को निकाल सकते हैं इस वेव फंक्शन से। सो वेव फंक्शन को हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं। वेव फंक्शन उस पार्टिकल के सभी तरह के व्यवहार को बताता है, मोशन, मोमेंटम, एनर्जी कंडीशन, सबको बताता है, प्रोबेबिलिटी सबको बताता है वो। तो आपने उस महत्वपूर्ण वेव फंक्शन को लिख करके एक इक्वेशन बना ली, दिस इज द श्रोडिंगर इक्वेशन। और इस श्रोडिंगर इक्वेशन में जो हमारा ये v है, पोटेंशियल है, वो x का फंक्शन है जो पीरियोडिक है। अब एक्चुअल में ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, ये तो हमने x डायमेंशन के लिए कहा, मतलब x 1 डायमेंशन के लिए कहा, बट अगर आप 3 डायमेंशन बात करोगे x, y, z, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। और ऊपर से हमने कह दिया हमारा पोटेंशियल भी x पे डिपेंड कर रहा है। अब x पे जो है वही x प्लस ए पे, वही x प्लस 2a पे।
अब इस तरह का जो सोल्यूशन होता है, इस तरह के क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होता है वो अपने आप बहुत ही ट्रिकी होता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन यहाँ पर हमारा ब्लॉक थ्योरम आती है और वो हमको सहायता करती है कि देखो, अगर आपको इसका वेव फंक्शन लिखना है तो आप लिखोगे वेव फंक्शन जो होगा वो मतलब वेव फंक्शन इसका सोल्यूशन जो होगा वो लिखा जाएगा e⁻ik⁻x टाइम u⁻kx। अच्छा बच्चों, एक चीज़ जरा समझो, फ्री पार्टिकल जो होता है उसका जो वेव फंक्शन लिखा जाता है, जब उसके लिए लिखते हैं तो x बराबर सम कांस्टेंट e⁻ik⁻x इतना लिखा जाता है। सिर्फ e⁻ik⁻x अगर लिख दोगे, दिस इज़ फॉर द फ्री पार्टिकल, जो फ्री पार्टिकल होता है उसके लिए। यहाँ पर क्या था, बराबर e⁻ik⁻x, वो फ्री पार्टिकल वाला पार्ट तो था ही, साथ ही साथ एक और फंक्शन भी यहाँ पर था u⁻kx। तो ब्लॉक थ्योरम यही है कि अगर आप इस तरह का श्रोडिंगर इक्वेशन है जो कि x डायरेक्शन में पार्टिकल के मोशन को समझा रहा है और जिसमें पोटेंशियल x पे डिपेंड कर रहा है, तो उसका जो सोल्यूशन होगा वो इक्वेशन नंबर 3 से लिखा जाएगा। दिस इज़ द थ्योरम, इसी को थ्योरम कहते हैं। इसका प्रूफ है, बट वी आर नॉट गोइंग टू द डिटेल ऑफ द प्रूफ, बट व्हाट वी वांट टू नो इज़ दैट कि अगर हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है जिसमें पोटेंशियल पीरियोडिक है, तो इक्वेशन नंबर 3 उसका सोल्यूशन होगा। अब आप कहोगे सर पोटेंशियल अगर पीरियोडिक था तो सोल्यूशन में भी उस पीरियड का असर दिखना चाहिए ना भाई, पीरियोडिसिटी तो सोल्यूशन में आनी चाहिए। आप ये तो कह रहे हो पीरियोडिक है पोटेंशियल पीरियोडिक है तो उसका असर सोल्यूशन में भी दिखना चाहिए, बिल्कुल दिखना चाहिए। तो ब्लॉच क्या कहते हैं, ब्लॉक कहते हैं कि यहाँ पर जो x है इज द ब्लॉक फंक्शन एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस सोल्यूशन इज गिवन बाय द ब्लॉच थ्योरम। तो ब्लॉक थ्योरम से ही हम इसकी पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, मतलब यही थ्योरम से हम इस तरह के पॉसिबल सोल्यूशन की बात करते हैं। अब फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन कंडीशन हमारा सोल्यूशन इस तरह से होता है। अगर केवल फ्री इलेक्ट्रॉन होता तो हमारा सोल्यूशन x बराबर e⁻ik⁻x होता है, जैसे कि मैंने बताया आपको। बट पीरियोडिसिटी होने की वजह से ब्लॉक कहते हैं कि सोल्यूशन मॉडिफाई हो जाएगा, वो फ्री पार्टिकल वाला सोल्यूशन जो था वो मॉडिफाई हो जाएगा और उसमें एक पीरियोडिक बिहेवियर को लाने वाला फंक्शन u⁻kx होगा। ये देखो, ये फंक्शन होगा। अगर आप इस फंक्शन को देखो तो ये फंक्शन का व्यवहार और इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट होने वाले पोटेंशियल का व्यवहार एक जैसा है। इसका मतलब है कि मेन श्रोडिंगर इक्वेशन में जो प्रॉपर्टी पीरियोडिसिटी की पोटेंशियल के पास थी वही प्रॉपर्टी उसके सोल्यूशन में इस फंक्शन u⁻kx के अंदर है। तो अगर आप कह रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 3 एक पीरियोडिक सिचुएशन के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन की सोल्यूशन है, तो इस बात को कैसे आप वैलिड कर पाओगे, क्योंकि उसके अंदर u⁻kx एक ऐसा फंक्शन है जो कि उस पीरियोडिसिटी को मेंटेन किए हुए है। ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि हमारा जो सोल्यूशन होगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन सोल्यूशन के साथ u⁻kx का मल्टीप्लाई कर दोगे, देन यू विल गेट द कंप्लीट सोल्यूशन। ये ब्लॉक का थ्योरम है और ये ब्लॉक का डिस्कवरी है। अब प्राइमरली जब हम इसको देखते हैं तो आपको तो बस इतना ही था, बस एक e⁻ik⁻x में u⁻kx को मल्टीप्लाई कर दिया एंड देन ब्लॉक बिकम अ नोबेल लॉरेट। नो, ऐसा नहीं है। आप इस आइडिया का जो असर है, इस आइडिया की जो धमक है, इसका जो इस आइडिया का जो इम्प्लीकेशन है, उसको आप तब समझते हो जब आप इसको अप्लाई होता हुआ देखते हो इस थ्योरम को। क्योंकि प्राइमरली हम मैथमेटिक्स के साथ हमारी चूँकि उतनी समझ नहीं होती है तो हम उसको बहुत ही सुपरफिशियली जज करते हैं। अरे एक मल्टीप्लिकेशन ही तो किया है केवल, यहाँ पर एक एडिशन है तो एक प्लस एक टर्म ही तो ऐड कर दिया है, और क्या किया है। बट उसको ऐड करने की पीछे जो रैशनैलिटी होती है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो भाई अब हम क्या करते हैं, अब हम आते हैं अपने क्रॉनिंग-पेनी मॉडल पर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम एंड मे बी बहुत लोगों को इससे थोड़ा सा ये मॉडल थोड़ा समझ में मुश्किल होती होगी, बट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस होल बैंड थ्योरी एपिसोड। ये जो पूरा हम लोग पढ़ रहे हैं, जो पूरी कहानी का एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार है क्रॉनिंग-पेनी मॉडल। क्या मैं क्रॉनी एंड पेनी पेनी आई थिंक डबल एन होता है इनका। क्रॉनिंग और पेनी जो थे, इन लोगों ने ब्लॉच थ्योरम को यूज किया और एक सिंप्लीफिकेशन की तरफ गए। उन्होंने कहा कि जो ब्लॉच कह रहे हैं, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, जो ब्लॉक हैं वो जो बार बार कह रहे हैं कि एक पीरियोडिक पोटेंशियल होना चाहिए, तो चलो ऐसा करते हैं, हम ये माने कि जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है
तो बहुत सारी पोटेंशियल की दीवारें हैं, पोटेंशियल बैरियर इसको हम लोग कहते हैं। तो जरा ये डायग्राम को देखो। अब मैं थोड़ा सा देखो यहाँ क्या लिखा है, बाय कंसिडरिंग द सजेशंस proposed by F. Bloch, Croning and Penny formulated a mathematical model for the motion of electron in periodic potential। एक मैथमेटिकल मॉडल उन्होंने प्रपोज किया। अब प्यारो इसमें ज़रा देखो, यहाँ आप जो मैंने यहाँ ये मॉडल एक पोटेंशियल इस तरह का बनाया था जिसमें कि सरफेस पोटेंशियल इस तरह से कम ज़्यादा फोर्स को, तो ये कुछ ट्रायंगुलर जैसा था, पैराबोलिक जैसा था। पैराबोलिक का फॉर्मुलेशन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, मैथमेटिकली थोड़ा सा वो एक रिग्रेस हो जाता है। तो क्रॉनिंग पेनी ने क्या किया, उन्होंने कहा आप ऐसा सोचो कि आपका जो पोटेंशियल है वो इस तरह का एक बैरियर जैसा है, दीवार जैसा है। आप सोचो कि एक बहुत सारी कैसे सोचे, अब आप इसको ऐसे समझिए, मान लो बहुत सारी आपने हार्ड बोर्ड की गत्ते लगा रखे, जैसे थर्माकोल, मान लो बहुत सारे थर्माकोल है आपके पास, एक थर्माकोल फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा इस तरह से, या रजिस्टर्स हैं, एक रजिस्टर फिर दूसरा रजिस्टर फिर तीसरा रजिस्टर। तो इस तरह से आपने दो रजिस्टरों के बीच में कुछ गैप रखा है और आपने 10 रजिस्टर रख रखे हैं। अब आप क्या करते हो, आपके पास एक बंदूक की गोली है, आप फायर करते हो और वो बंदूक गोली उन रजिस्टरों से होती हुई जा रही है। तो यहाँ तो फिजिकल गोली एक फिजिकल चीज़ है और वो रजिस्टर भी फिजिकल चीज़ है। अब आप इसको थोड़ा सा इमेजिन करो कि इसी तरह से पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है एज अ बुलेट की तरह से, और जैसे ये रजिस्टर जो थे ये बंदूक की गोली को रोकना चाह रहे थे लेकिन रोक नहीं पा रहे थे, लेकिन कुछ तो उसकी स्पीड स्लो कर रहे थे। ऐसे ही वो जो रास्ते में आयन है, जब वो जाते हुए इलेक्ट्रॉन को देखते हैं तो खींचते हैं अपनी तरफ। हालांकि इतनी एनर्जी के साथ वो जा रहा है, खींच नहीं पाते, लेकिन फिर भी खींचने का प्रयास करते हैं। तो पोटेंशियल की वैल्यू है, बट एट द पर्टिकुलर इंस्टेंट आपका इलेक्ट्रॉन उसको एक पर्टिकुलर एनर्जी से क्रॉस कर जाता है। इस तरह कुछ सिचुएशन है वहाँ पर, जो एक इलेक्ट्रॉन के मोशन को आप सोच सकते हो। अ लिटिल बिट अनकंफर्टेबल, बट यू हैव टू थिंक लाइक दैट। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने मान लिया इस तरह के पोटेंशियल। अब ये पोटेंशियल की जो हाइट है इसको V0 माना, और इसकी जो विड्थ है, ये जो पोटेंशियल बैरियर है इसकी जो चौड़ाई, उसको हमने मान लिया स्मॉल b, और दो पोटेंशियल बैरियर के बीच में गैप जो है वो a है। तो एक्चुअली पोटेंशियल बैरियर क्या है, वो जो पॉजिटिव आयन आप कह रहे थे उन पॉजिटिव आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन को रोकना चाह रहे हैं अपनी अट्रैक्शन फोर्स से, तो ये दीवार की तरह से है वहाँ पर। तो पोटेंशियल विड्थ कितनी है b, और उनके बीच का गैप कितना है a, और पोटेंशियल की हाइट ये है। और हमारी इलेक्ट्रॉन जो है वो कंपेरेटिवली लेसर एनर्जी से, एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं है बट एक मतलब जितना पोटेंशियल है उससे थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी चूंकि उसकी काइनेटिक इनर्शिया है तो वो इनर्शिया से वहाँ से गुजरता हुआ चला जा रहा है अपने मोशन से होता हुआ। अब यहाँ पर हमने जो पोटेंशियल प्रोफाइल कहा, वो पोटेंशियल प्रोफाइल इस तरह से Vx बराबर 0 इन रीजन 1। नाउ व्हाट इज़ रीजन, ये जो पोटेंशियल बैरियर का हिस्सा है, ये जो दो पोटेंशियल बैरियर के बीच वाला हिस्सा है, यहाँ देखो V की वैल्यू 0 है ना, ये लाइन 0 की है। और जैसे रीजन नंबर 2 में आते हो तो ये पोटेंशियल कितना हो जाता है V0। तो हम दो तरह के रीजन मान सकते हैं, जब पोटेंशियल बैरियर से होकर के इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है वो रीजन नंबर 2 है, और जब दो पोटेंशियल बैरियर के बीच से इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है तो रीजन नंबर 1 है। रीजन नंबर 1 में पोटेंशियल 0 और रीजन नंबर 2 में पोटेंशियल की वैल्यू V0 है, नॉन जीरो वैल्यू है। ओके, सो पोटेंशियल प्रोफाइल क्या है, Vx 0 है रीजन नंबर 1 में, V 0 है रीजन नंबर 2 में, पोटेंशियल की वैल्यू नॉन जीरो V 0 के बराबर रीजन नंबर 2 में। अब हम इन दोनों रीजन्स में श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करेंगे, जो कि मोशन तो इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। अब मोशन इलेक्ट्रॉन का हो रहा है तो उसको तो श्रोडिंगर इक्वेशन से ही हम लोग आइडेंटिफाई जज कर सकते हैं। देखें तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाया, यहाँ पर लिखा है, सो द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाया दिस सीरीज ऑफ पोटेंशियल बैरियर इज गिवन बाय श्रोडिंगर इक्वेशन। ओके, रीजन नंबर 1 में हमने d2 psi1 अपॉन dx स्क्वायर किया, मैंने एक 1 लिख दिया, 1 इज़ फॉर रीजन नंबर 1, 2m बाई एच क्रॉस ई माइनस 0 psi1, 0 कह दिया क्योंकि रीजन नंबर 1 में पोटेंशियल 0 है, और श्रोडिंगर इक्वेशन में ये वाला पोजीशन जो होता है वो पोटेंशियल का होता है। तो आप यहाँ पर देखो जब ये 0 हो गया तो बचा 2meh स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। मान लो अल्फा स्क्वायर कर लो, ऐसा करने से आपके पास इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी, जहाँ अल्फा स्क्वायर इस तरह से दिया गया है। और याद रखो बच्चों, अल्फा स्क्वायर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, या वैसे याद रखो अल्फा इज रिलेटेड विद द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ 2 है, m है, h क्रॉस है, मेन चीज़ ये याद रखना, अल्फा मीन्स एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है।
इक्वेशन नंबर 1। चलो इक्वेशन नंबर 1 को यहीं पे रखते हैं। अब हम आते हैं रीजन नंबर 2 में। रीजन नंबर 2 मतलब ये वाला रीजन जहाँ पोटेंशियल V नॉट है। तो आपने रीजन नंबर 2 में वही किया, d2 साइड 2 dx स्क्वायर, सॉरी ये है d2 साइड 2 dx स्क्वायर 2m बाई एच क्रॉस ई माइनस V नॉट साइड 2 इज इक्वल टू 0। मान लें पोटेंशियल की बैरियर इज लार्जर देन ई। इट डजेंट मीन दैट कि स्टॉप उसको रोक लेगा वहाँ पर। हाँ, ये इसका ये मतलब है कि वो थोड़ा ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो मैग्नीट्यूड वाइज, एनर्जी की यूनिट वाइज जो है, हमने कहा कि V नॉट इज़ मोर देन ई। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, V नॉट को हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस आगे आ जाएगा, V नॉट माइनस ई साइड 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2m V नॉट माइनस ई बाई एच क्रॉस, इस पूरी चीज़ को हम एक नया फंक्शन ले लेते हैं गामा स्क्वायर, और इस तरह से हमारा इक्वेशन नंबर 2 जो है वो हो जाएगा माइनस गामा स्क्वायर, और यहाँ था प्लस अल्फा स्क्वायर। देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 काफ़ी हद तक मिलती जुलती हैं, बस अंतर यहाँ पर किस बात का है, बात का ये है कि यहाँ प्लस अल्फा स्क्वायर है, यहाँ माइनस गामा स्क्वायर है, यहाँ पर आपका 2m ई है और यहाँ पर v माइनस ई है। एनर्जी का ही टर्म है बट डिफरेंस के साथ। अब बच्चों अगर आपने श्रोडिंगर इक्वेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस पढ़ रखा है तो आपको मालूम होगा कि इक्वेशन नंबर 1 का जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो सोल्यूशन होगा और इक्वेशन नंबर 2 का जो कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन होगा वो आइडेंटिकल नहीं होगा, उसमें थोड़े बहुत अंतर होंगे। ठीक है, जो होंगे सो होंगे। अब इनका सोल्यूशन होगा कैसे, इक्वेशन नंबर 1 का सोल्यूशन और इक्वेशन नंबर 2 का सोल्यूशन कैसे होगा। यहाँ पर आते हैं ब्लॉच थ्योरम। तो ब्लॉच थ्योरम कहती है कि चूंकि ये दोनों ही इक्वेशन एक पीरियोडिक कंडीशन के लिए हैं, तो आप क्या करोगे, सोल्यूशन को इस तरह का मानो, साई एक्स बराबर ई की पावर आई के एक्स यू के एक्स। अब चूंकि हमने यहाँ साई 1 माना है एक केस में, दूसरे केस में साई 2 माना है, तो उस हिसाब से हम भी चेंज कर लेंगे अपनी कॉन्सेप्ट को। लेकिन आपने क्या कहा कि हमारा वेव फंक्शन का सोल्यूशन ऐसा होगा, यानी जो साई 1 है वो आप लिखोगे ई की पावर आई के एक्स यू के 1x, और अगर जहाँ पर साई 2 है वहाँ पर आप लिखोगे ई की पावर आई के एक्स यू के 2x। आप अपने आप से उसको लगा देना वेव फंक्शन को। अब बच्चों ऐसा है, यहाँ पर एक डिटेल कैलकुलेशन होगी, वो कैलकुलेशन मैंने की है आप लोगों के लिए, तो जो नोट्स मैं अपलोड करूँगा ऐप पर, आप जा करके वहाँ देख लीजिएगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसको प्रिंट करा लीजिए, वो सारा कैलकुलेशन वहाँ पर मौजूद है। तो फॉर डिटेल यू कैन सी द कैलकुलेशन। नाउ ये सब करने के बाद, वो सारा कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा उसको इक्वेशन नंबर 2 में रखना, उसको इक्वेशन नंबर 1 में रखना। जब आप ये सब रख दोगे तो आपके पास इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 ये दो इक्वेशन बन जाएंगी। तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 कैसे रखी, ब्लॉक थ्योरम ने जो के हिसाब से जो सोल्यूशन होना चाहिए था उस सोल्यूशन को लिया, उस सोल्यूशन को आपने इक्वेशन नंबर 2 में रखा, उसको डिफ्रेंशिएट किया, इक्वेशन नंबर 1 में रखा, डिफ्रेंशिएट सब कुछ किया। ये सब करने के बाद जो फाइनली आपके पास आएगा वो होगा इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 जो है ये होमोजीनियस है, तो इसका सोल्यूशन कैसे लिखा जाना चाहिएगा, ये भी एक मैथमेटिक्स की थ्योरी है, सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। तो उसकी थ्योरी से इसका जो सोल्यूशन होगा वो ऐसे लिखा जाएगा, यू के 1 यानी रीजन नंबर 1 के लिए जो सोल्यूशन होगा वो ए ई की पावर आई अल्फ़ा माइनस के एक्स बी ई की पावर माइनस अल्फ़ा प्लस के एक्स ये होगा, और सेकंड में सी ई की पावर आई गामा माइनस के एक्स और डी ई की पावर माइनस आई गामा प्लस के एक्स। ये कैसे हुआ, यहाँ आई क्यों नहीं है, यहाँ क्यों है, इसके लिए प्यारो थोड़ा सा और ध्यान से आप मैथमेटिकल फिजिक्स का या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का कोर्स देखिएगा। जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हों वहाँ पर आपको ये चीज़ें दिखाई जाएंगी। ऑक्सिलरी सोल्यूशन जब लिखते हो, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हो, तो वहाँ पर किन स्थिति में रूट रियल आते हैं और किन स्थिति में रूट इमेजिनरी आते हैं, वहाँ से ये थ्योरी आपको मैच कर जाएगी। तो फिलहाल इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 आपके पास मिल जाएंगे। यहाँ ए बी सी डी ये सब क्या है, ए बी सी डी कॉन्स्टेंट्स हैं, ऐसे कॉन्स्टेंट्स जिनको हमें निकालना है। तो जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह की पाते हैं और हमें हमारे सामने इस तरह कांस्टेंट आते हैं, तो वहाँ पर हमें कुछ बाउंड्री कंडीशंस लगानी पड़ती है, हमें कुछ पॉसिबल बाउंड्री कंडीशन लगानी पड़ती है, और फिर हमें देखना पड़ता है कि इन बाउंड्री कंडीशन के साथ हमारी जो इक्वेशन है वो पॉसिबल सोल्यूशन देगी कि नहीं। तो हम उसमें डिटर्मिनेंट को 0 करके और वो सब कुछ करते हैं, बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं, डिटर्मिनेंट 0 करते हैं। वी हैव अ वेरी गुड लॉन्ग मैथमेटिक्स बिहाइंड दैट स्टेटमेंट। सो ये सब करने के बाद फाइनली यू विल गेट समथिंग दिस, इक्वेशन नंबर 7।
आप अगर एग्जाम में भी कर रहे हो तो यू नीड नॉट टू डू ऑल द थिंग्स, आपको सब कुछ नहीं करना है कि आपको वो सारे महीन महीन कैलकुलेशन करो, क्योंकि हमें सीधे सीधे इसके रिजल्ट पे पहुंचना है, क्योंकि इसका रिजल्ट जो था वो हमें बैंड थ्योरी की तरफ ले जाता है। तो अल्टीमेटली में बैंड थ्योरी पे ही तो जाना है। जो मैथमेटिकल ट्रिक्स हैं वो भी कुछ हद तक आप जो कर सकते हैं करें, वो सब कुछ हमने नोट्स में आपको दे रखा है, आप उसको देख लीजिएगा इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर मोर। नाउ यू गेट इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, 6 बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं, वैलिडिटी वे फंक्शन कंडीशन लगाते हैं, जो डिटर्मिनेंट बनता है उसको जीरो करते हैं। वो सब करने के बाद फिर हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 आ जाती है। अब हम समझ नहीं पा रहे हैं इक्वेशन नंबर 7 है क्या भाई। ये इक्वेशनों को सॉल्व करके फिर इक्वेशन आ गई, तो क्या इक्वेशन नंबर 7 सोल्यूशन है? तो हम कहेंगे ना, यही सबसे बड़ी गलती होती है। ये सोल्यूशन नहीं है, ये वो एक और कंडीशन है, और ये कंडीशन वैलिड सॉल्यूशंस को हमें सजेस्ट कर रही है। कहने का मतलब ये है कि इस इक्वेशन में कुछ टर्म है, जैसे अल्फ़ा है, अल्फ़ा एनर्जी जुड़ा हुआ था, हमारे पास ए है, बी है, लेटिस कांस्टेंट है। तो हम अभी देखेंगे इक्वेशन नंबर 7 को थोड़ा सा और हम श्रिंक करेंगे, और श्रिंक करके देखेंगे कि हम कुछ एनर्जी कंडीशंस पाएंगे, जिन एनर्जी कंडीशंस के तहत हमारा इक्वेशन नंबर 7 वैलिड सोल्यूशन देगा। वैलिड सोल्यूशन मतलब वो सोल्यूशन जो मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल होंगे। तो ये है इक्वेशन नंबर 7 की बात। अब इक्वेशन नंबर 7 को जब हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो हमने कुछ कंडीशंस ली। कंडीशन क्या ली कि b को हमने बहुत छोटा माना और v0 को बहुत लार्ज माना। मतलब इसका मतलब ये है, देखो बच्चों, जैसे शुरू में हमने वेव फंक्शन ऐसे माना था कि हमारा ये पोटेंशियल बैरियर है, इस तरह का पोटेंशियल बैरियर माना था। इसकी जो हाइट थी ये मानी थी v0 और इसकी जो विड्थ थी ये मानी थी b। अब हम कहें कि b की वैल्यू 0 हो रही है, b की वैल्यू कम हो रही, मतलब b और v की वैल्यू बढ़ रही है। तो अगर b की वैल्यू 0 कर लो तो ये ऐसा होना चाहिए, इस तरह से। देखो b जो था अब वो 0 को अप्रोच कर रहा है, लेकिन जो v0 था वो आपका लार्ज हो गया। तो आपने और कम किया, आपने ऐसे किया, तो ऐसे कर दो इस तरह से। तो पोटेंशियल बैरियर को इस तरह से मान लो। यहाँ पर क्या हो रहा है, b जो है वो टेंड कर रहा है 0 को, और जो इसकी हाइट है v0 वो टेंड कर रही है इनफाइनाइट को, ऐसे मान सकते हो। लेकिन ऐसा कुछ हो रहा है कि v0 और b हमेशा एक फाइनाइट क्वांटिटी रहती है। ये एक अजम्पशन क्रॉनिंग पेनी ने किया। तो उन्होंने ये कहा कि मान लो b जो है 0 को अप्रोच कर रहा है और v0 बहुत लार्ज है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि v0 b जो होगा वो फाइनाइट होगा, और क्या रिप्रेजेंट करेगा, बैरियर स्ट्रेंथ। तो ये याद रखना, v0 b जो है वो बैरियर स्ट्रेंथ है। तो देखो भाई, अगर ऐसा हो रहा है तो आपने क्या किया, जो गामा स्क्वायर था, गामा स्क्वायर कहाँ लिखा था, देखो हम लोग गामा स्क्वायर ये लिखा था, ये था गामा स्क्वायर। तो इस गामा स्क्वायर को देखो, तो गामा स्क्वायर में क्या था, v0 माइनस ई था। हमने क्या कहा, हमने कहा v0 बहुत ज़्यादा है, b कम किया, v0 को ज़्यादा किया। तो v0 ज़्यादा है तो e को उसकी तुलना में छोटा मान सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं गामा स्क्वायर बराबर 2m v0 बाई h क्रॉस स्क्वायर, चूँकि e इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू v0, क्योंकि हमने v0 को बहुत ज़्यादा मान लिया है। तो ऐसा करने पे आपके पास क्या जाएगा, गामा बराबर हो जाएगा √2m स्क्वायर, और यहाँ पे हमने रखा v0 √v0। गामा को b से मल्टीप्लाई करो, b से यहाँ मल्टीप्लाई करो, b है तो अंडर यहाँ ले आओगे, अंडर यहाँ रखोगे। अब देखो ये तो फाइनाइट है, ये टर्म फाइनाइट है, लेकिन b हमने स्मॉल मान लिया। देखो यही तो किया है ना कि हमने कहा b 0 की तरफ जा रहा है तो b स्मॉल माना है। तो ये तो है फाइनाइट, लेकिन अगला टर्म स्मॉल है, इसकी वजह से क्या होगा, गामा b बहुत स्मॉल हो जाएगा। तो गामा b की वैल्यू बहुत स्मॉल हो जाएगी। इसका असर कहाँ पड़ेगा, इसका असर पड़ेगा इनमें, जैसे साइन हाइपरबोलिक गामा b है, कॉस हाइपरबोलिक गामा b है। तो चला देखो, अगर गामा b बहुत स्मॉल है, किस एजम्पशन के तहत, इस एजम्पशन के तहत, ये हमारा मेन एजम्पशन है, b वेरी स्मॉल v0 वेरी लार्ज। तो इसके तहत गामा b अगर स्मॉल है तो कॉस हाइपरबोलिक गामा b किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। साइन हाइपरबोलिक गामा b किसके बराबर हो जाएगा, गामा b। ये वैसी चीज़ है जैसे अगर आपने कहा कि कॉस थीटा में थीटा बहुत स्मॉल है तो थीटा, और साइन थीटा में अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो ये थीटा के बराबर हो जाता है। इसका ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, इसका ओरिजिनेशन साइन कॉस की मैक्लॉरिन सीरीज से होता है। साइन कॉस को अगर हम सीरीज के फॉर्म में लिखें, जो मैक्लॉरिन सीरीज बनती है उससे आप देखोगे तो वहाँ से इसका रूट आता है।
देखिएगा, इसका लॉजिक पता करिएगा, ना आए तो आप कमेंट करिएगा, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियोस। अब देखो गामा स्क्वायर, अब गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर क्या होगा, क्यों हम ये निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि देखो क्वेश्चन नंबर 7 में है गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। तो गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा 2mv0 माइनस 2mv/h क्रॉस। ठीक है, ओके, ये हुआ। हमने कहा है कि 2mv0 बहुत बड़ा है, v0 बड़ा है तो ये वैल्यू बड़ी है इसके तुलना में, तो आपने ये कहा v इज लार्ज, सो गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर को भी हम लगभग मान सकते हैं 2mv0/h स्क्वायर। तो जैसे यहाँ हमने गामा स्क्वायर को माना था 2mv0/h स्क्वायर, वैसे ही गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर को भी हमने मान लिया 2mv0/h स्क्वायर। ये सब कुछ कब कर पाए, क्योंकि हमने ये वाला एक अजम्पशन माना था कि b स्मॉल है और v0 लार्ज है। इस अजम्पशन के तहत हमने क्या देखा, कॉस हाइपरबोलिक दिस 1 हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक दिस गामा b हो जाएगा, और गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर 2mv0/h क्रॉस स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करो, ये सारी चीज़ें उठा के क्वेश्चन नंबर 7 में पुट कर दो। देखो बच्चों, ये लेक्चर आप ऐसे मत देखिएगा, कथा की तरह सुनते रहिए बस ईयरफोन लगा करके। यू हैव टू यूज़ योर पेन, योर कॉपी, एंड यू हैव टू कैलकुलेट दीज थिंग्स। करते रहोगे, देन यू विल गेट द सेंस ऑफ दिस व्हाट डज दिस मीन। तो आपने गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर को यहाँ रख दिया, आपने गामा स्क्वायर ये सब वैल्यू रख दी यहाँ पर। ये सब रखने पे आप देखोगे कुछ चीज़ें कैंसिल हो जा रही हैं। यहाँ पर जो साइन हाइपरबोलिक अल्फा गामा बी था वहाँ गामा बी बचा, यहाँ जो कॉस हाइपरबोलिक गामा बी था वहाँ 1 बचा। कुछ कैंसिल हुआ, साइन अल्फ़ा ए, कॉस के ए हुआ, जो कि बी को हम बहुत छोटा मान रहे हैं। तो जो इक्वेशन नंबर 7 में आप देखो a प्लस बी था, उसका b 0 की तरफ हो गया, तो b को निगलेक्ट कर दिया गया, ये आ गया आपके पास। अच्छा, अब क्या किया, यहाँ पर अल्फ़ा है हमारे पास पहले से, हमने क्या किया, a से मल्टीप्लाई किया, ये हुआ अल्फ़ा को यहाँ से हटा करके यहाँ कर दिया। तो आपके पास क्या हुआ, mv0 a b ये है, h स्क्वायर बचा, साइन अल्फ़ा ए अपॉन अल्फ़ा ये हो गया। ओके, और फिर हमने इस पूरे टर्म को p मान लिया, p इज जस्ट mv0 a b h स्क्वायर है। तो अगर हम कभी भविष्य में v को 0 करेंगे तो इसका मतलब हम p को 0 कर देंगे, क्योंकि p जो है v के साथ इस तरह से जुड़ा हुआ है। नाउ यू गेट दिस इक्वेशन 8। इक्वेशन नंबर 8 इक्वेशन नंबर 7 में क्या अंतर है, इक्वेशन नंबर 7 एक ज़्यादा मैथमेटिकली पैक्ड इक्वेशन, इसमें हाइपरबोलिक फंक्शन भी हैं और बहुत कुछ है। लेकिन हमने एक अजम्पशन लिया कि हमने अपने जो बैरियर थे उसको पतला माना, उसकी हाइट ज़्यादा मानी। इस अजम्पशन के तहत हमने इक्वेशन नंबर 7 को बड़ा स्लिम कर लिया, बड़ा स्लिम ट्रिम हो गई इक्वेशन की डाइटिंग हो गई, और इक्वेशन नंबर 8 हमारे सामने आ गई। अगेन व्हाट डज दिस इक्वेशन बता क्या रही है, इक्वेशन सोल्यूशन नहीं है, ये इक्वेशन एक ऐसी कंडीशन है जो ये कह रही है कि जो कुछ भी इस इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, जो अल्फ़ा की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेंगी, जो ए के की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेंगी, तो जो अल्फ़ा और जो के की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेंगी वही असल में हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन का सोल्यूशन होगी। तो जो श्रोडिंगर इक्वेशन में उन्होंने इक्वेशन नंबर 1 और 2 माना था, उन श्रोडिंगर इक्वेशन का सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, जब हमारा इक्वेशन नंबर 8 सेटिस्फाई होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, माइंड दिस इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, बट इट इज अ मैथमेटिकल कंडीशन फॉर विच श्रोडिंगर इक्वेशन हैज़ वैलिड solutions. So let us plot the equation number 8. तो अगर इक्वेशन नंबर 8 खुद एक सोल्यूशन नहीं है, बल्कि किसी तरह के सोल्यूशन होने की शर्त है, तो अब हमें समझना है कि किन स्थितियों में वो शर्त का पालन होगा। तो जिन स्थितियों में उस शर्त का पालन होगा, यानी उन स्थितियों में हम अपना सोल्यूशन पाएंगे, और यही सोल्यूशन आगे जा कर के हमको बताएंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय बैंड, व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी बैंड, व्हाट डू यू मीन बाय फॉरबिडन बैंड, बैंड गैप, ये सारी चीज़ें हम यहीं से आएंगी। तो अभी बस मैं आपको हिंट दे देता हूँ, अगले क्लास में लोग इसको डिस्कस करेंगे कि जिन एनर्जी वैल्यूज़ के लिए, इलेक्ट्रॉन की जिस एनर्जी वैल्यू के लिए यहाँ सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, उन एनर्जी वैल्यूज़ के कलेक्शन को हम वैलेंस बैंड या कंडक्शन बैंड कहते हैं। और जिन एनर्जी वैल्यूज़ के लिए सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, उन एनर्जी वैल्यूज़ को हम कहेंगे कि वो एनर्जी वैल्यू बैंड गैप में आती हैं। तो बैंड गैप में क्या है, फॉरबिडन बैंड गैप मतलब है वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता,
यही तो मतलब होता है। अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है बैंड गैप का, तो आप कहते हो एक कंडक्शन बैंड है, एक वैलेंस बैंड है। इलेक्ट्रॉन यहाँ रह सकता है, उसको एनर्जी मिली तो कंडक्शन में स्विच कर सकता है। यहाँ पर भी एनर्जी की वैल्यूज़ हैं, पर इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी की वैल्यूज़ नहीं ले सकता। तो इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी चाहिए कि वो वैलेंस बैंड की एनर्जी वैल्यू से कंडक्शन बैंड की एनर्जी वैल्यू में चला जाए। सवाल होता है क्यों नहीं ले सकता, यहाँ पर क्यों नहीं ले सकता है, क्या दिक्कत हो गई इन एनर्जी वैल्यूज से? तो उसका आंसर क्रोनिग पेनी मॉडल से मिलता है कि भैया इन जगहों पर ये जो एनर्जी वैल्यूज़ हैं यहाँ की, ये वो अल्फ़ा की वैल्यू, चूँकि अल्फ़ा जो होता है वो प्रोपोर्शनल है, अल्फ़ा प्रोपोर्शनल है √E के, तो ये E उस अल्फ़ा को बिलोंग करती है जो अल्फ़ा इक्वेशन नंबर 8 को सेटिस्फाई नहीं करती। तो जिन एनर्जी के लिए आने वाला अल्फ़ा वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 8 को सेटिस्फाई नहीं करेगा, वो अल्फ़ा की वैल्यू या वो एनर्जी वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए पॉसिबल नहीं होंगी। यानी इलेक्ट्रॉन उन एनर्जी को नहीं रख सकता क्रिस्टल के अंदर, और वो एनर्जी कहाँ चली जाएंगी? फॉरबिडन बैंड में, बैंड गैप की रीजन में चली जाएंगी। ये होगा यहाँ पर एक तरह से उनको निकाला दे दिया गया, देश निकाला दे दिया कि नहीं नहीं तो ये सब नहीं हो सकता, ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हो। जैसे हमारे यहाँ भारत सरकार ने भी तो ऐसे किया था बीच में, अब तो बदल गया। शुरू में जब बिटकॉइन वाला आया था कि ठीक है आप बैंक से पैसा निकाल सकते हो, कर सकते हो, बट आप बिटकॉइन में बिजनेस नहीं कर सकते, आप क्रिप्टो करेंसी से बिजनेस नहीं कर सकते। जिनके पास क्रिप्टो करेंसी थी वो किसी तरह चोरी छुपा अपना जो काम कर रहे थे इंटरनेशनल मार्केट में कर रहे थे, इंडियन मार्केट में उसका काम नहीं कर सकते थे क्योंकि वो बैंड थी। जैसे चाइनीज़ सामान की बात करें, बैंड है, तो जो लोग यूज कर रहे हैं वो ऐसे ही छुपे छुपा के यूज कर रहे हैं, पर क्वांटम कंडीशन में तो बहुत रिस्ट्रिक्ट है, यू कांट यूज इट। तो वो एनर्जी कंडीशंस यूज ही नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के अंदर, तो वो उसको हम फॉरबिडन कहते हैं। फॉरबिडन का मतलब ये होता है भूल जाओ। सामान्य रूप से हम जब किसी चीज़ को मना कर रहे होते हैं तो ये भी तो एक फेज यूज करते हैं, अरे भूल जाओ वो सब नहीं मिलेगा तुमको, भूल जाओ वहाँ तक कभी नहीं जा पाओगे, भूल जाओ वो नहीं होने वाला। तो भूल जाओ जो वर्ड होता है एक तरह से वो स्ट्रांगली इम्पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। कोई चीज़ स्ट्रांगली आपको कहना नहीं है, संभव ही नहीं है, तो आप जनरली ऐसे कहते हो भूल जाओ हो चुका। तो सॉरी, इस तरह से हम फॉरबिडन गैप के बारे में जानते हैं, के बारे में आइडिया यहाँ पर कुछ डेवलप कर सकते हैं। ठीक है पारो, तो अब अगला जो हम लोग अगले सेशन में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और फिर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि हाउ टू प्लॉट इक्वेशन नंबर 8 एंड उससे हम कैसे आइडिया निकालें कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, चलिए फिर अगली क्लास मिलते हैं। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।